हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आज हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग वाक्य की परिभाषा की ओर नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि वाक्य होता क्या है। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जो वर्ण कहलाती है। समझिएगा बात को दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण के समूह से शब्द बनते हैं तथा शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी इकाइयों से है जो कि वर्ण बनते हैं और वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक मेल को या फिर सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कहने का अर्थ है कि सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ एवं भाव को प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। जैसे नीलेश ने पौधा लगाया था। कहने का अर्थ है कि नीलेश ने पौधा लगाया था। ये निम्न या फिर छोटे छोटे शब्दों से मिल करके एक सार्थक वाक्य हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वह बहुत परिश्रमी है या फिर वह बहुत परिश्रम करता है। कहने का अर्थ है कि वह बहुत परिश्रम करता है, वह बहुत परिश्रम करता है। ये छोटे छोटे शब्दों से एक वाक्य हमारे सामने, और वो भी कैसा, सार्थक वाक्य जो है हमारे सामने आता है, और उसे है जो कि हम लोग अर्थ के रूप में उसका अर्थ निकाल करके या फिर उसके भाव को हम समझ सकते हैं, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अभी तक आप लोगों ने जो भी मैंने बताया है उसे आपने समझ लिया होगा, और अगर नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में कमेंट करें कि आखिर क्या दिक्कत आ रही है या फिर आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आसान से आसान तरीके से आपको हिंदी ग्रामर या फिर हिंदी लिटरेचर की कोई भी टॉपिक आपसे मैं छोड़ूं नहीं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सभी एक एक टॉपिक को लेकर के हम लोग चलेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने सर्वनाम के बारे में बात की थी, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वाक्य, तो वाक्य के जो है दो प्रकार होते हैं या फिर दो भेद होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य, इसका पहला भेद होता है, और दूसरा भेद होता है बनावट या रचना के आधार पर। ठीक है दोस्तों, समझेंगे कि पहला भेद क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य, और दूसरा क्या है, बनावट या रचना के आधार पर वाक्य। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो अर्थ के आधार पर वाक्य किसे कहते हैं, या फिर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और हम लोग जानेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट है अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। फिर से समझेंगे दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, लेकिन यही रचना या बनावट के आधार पर वाक्य को और हम लोग पढ़ने जाएंगे तो वो 3 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि वह 8 जो है कौन कौन से भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। चिंता मत करेंगे दोस्तों, मैं इसे डिफाइन करके समझाऊंगा। ये मैं एक जगह इसलिए बता दिया हूँ या फिर लिख दिया हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप आराम से भी चाहे तो अपने कॉपी या किताब में लिख सकते हैं। तो अभी देखिए, पहला क्या है, विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है संकेतवाचक वाक्य, पांचवा है संदेहवाचक वाक्य, छठा है इच्छावाचक वाक्य, सातवां है आज्ञावाचक वाक्य, और 8वां है विस्मयादिवाचक वाक्य।
अब हम लोग दोस्तों इसे एक एक करके देखेंगे कि आखिर ये है क्या, और इसे समझने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, इसका जो पहला है, पहला भेद जो है विधानवाचक वाक्य। ठीक है दोस्तों, जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, कहने का अर्थ है जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य कथन हो। जैसे हम कह सकते हैं मैं घर जा रहा हूँ, आज मंगलवार का दिन है। ये क्या है? सामान्य कथन है, ना तो इसमें कोई आश्चर्य दिख रहा है, ना तो इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है, ना तो इसमें किसी तरह का कोई संकेत है, ना तो इसमें किसी तरह का आज्ञाबोधक है। तो इसमें क्या है? सामान्य कथन हो। सामान्य मतलब साधारण कथन हो, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इसमें दिया हुआ है, मैंने नई पुस्तक खरीदी। तो ये क्या है? ये एक सामान्य कथन है। या फिर आज शनिवार है, शनिवार है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो शनिवार है, शुक्रवार है, मंगलवार है। ये एक सामान्य कथन है, ना कि किसी तरह का कोई कठिन या फिर उसमें बहुत ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती है। अब हमारा जो है दूसरा भेद, जिसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है देखेंगे दोस्तों। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का कथन हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें देखेंगे, फिर से दोस्तों ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। जिन वाक्यों में क्रिया के ना होने का कथन हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैं कल कार्यालय नहीं गया था। कहने का अर्थ है दोस्तों कि इसमें क्या कहा गया है? वाक्यों में क्रिया के ना होने का कथन हो, मतलब जो काम होना था वह काम नहीं हो पाए, तो वही कहा गया है कि मैं कल कार्यालय नहीं गया था। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वह परीक्षा में शामिल नहीं होगा। इसमें निषेध कहने का मतलब है कि आप लोग देखेंगे दोस्तों कि अधिकतर जगह नहीं का प्रयोग किया गया होगा। अधिकतर वाक्य में देखेंगे कि नहीं, ना, मत, इन सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाए। निषेध कहने का मतलब है मना करना। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं बड़े बड़े होर्डिंग में या फिर किसी मूवीज़ वगैरह में कि सबसे पहले ऐड आता है धूम्रपान वर्जित या फिर धूम्रपान निषेध। निषेध कहने का अर्थ ही है यही दोस्तों कि ये इस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर इस चीज़ के लिए रोका जा रहा है। निषेध मतलब ये होता है। अब देखेंगे दोस्तों तीसरा भेद, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें कहा गया है कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से समझेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे, ध्यान से अगर समझेंगे तो बहुत ही कठिन नहीं है, इसे आराम से समझा जा सकता है और इसे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिखा भी जा सकता है। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा गया हो, ना पूछा गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आप कहाँ रहते हैं, इसमें क्या है? कहाँ शब्द जो है यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। या फिर क्या आप कल से यहीं थे, ये क्या शब्द भी जो है ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्नवाचक का एक रूप है। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब शब्द जिस वाक्य में नजर आए उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है, किसी वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो या फिर कुछ पूछा जा रहा हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथा भेद है दोस्तों संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर
रहने का बोध कराता हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। फिर से समझेंगे दोस्तों, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध कराता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे धूप निकलती तो कीचड़ नहीं रहता। यहाँ देखेंगे दोस्तों, यहाँ ये एक वाक्य है और यहाँ जो क्या है, दूसरा वाक्य है। तो यहाँ क्या कहा गया है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है या फिर निर्भर रहने का बोध कराता है। ये क्या है, इस पे जो है यह डिपेंडेंट है या फिर ये इस पे जो है यह डिपेंडेंट है। कहने का मतलब है धूप निकलती तो, यह वाक्य पूरा नहीं हो पा रहा दोस्तों, क्योंकि यह वाक्य जो है पहले ही मैंने बता चुका था कि सार्थक अर्थ प्रदान करता हो या फिर सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। लेकिन यहाँ धूप निकलती तो का सार्थक अर्थ नहीं निकलता, लेकिन यही हम लोग इसे जोड़ दें तो क्या होगा, धूप निकलती तो, यही हम लोग अगर इसे जोड़ देते हैं तो यह कहते हैं कि धूप निकलती तो कीचड़ नहीं रहता। कहने का मतलब है कि यदि आप कहते तो मैं रुक जाता, यदि आप कहते तो, ये देखेंगे दोस्तों यह एक वाक्य है और ये एक वाक्य है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहने का बोध कराता है, यह क्रिया जो है इस पर रहने का बोध कराता है, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यदि आप कहते तो यह एक है, मैं रुक जाता, यह जो यहाँ जो वाक्य दिया हुआ है इससे क्लियर नहीं हो पाने के कारण इस वाक्य का सहारा लिया गया है। अगर आप कहते तो मैं चला जाता। तो ये हो गया हमारा चौथा भेद। अब हम लोग देखेंगे अपना पांचवा भेद। पांचवा भेद है दोस्तों संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है कि जिन वाक्यों से संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक राजेश छात्रावास पहुंच गया होगा। मतलब कहने का है कि पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाना या फिर पूरी जानकारी ना रह पाना, जिससे हम लोग संदेहवाचक, संदेह कहने ही का मतलब है कि हम लोग यह नहीं पता कर पा रहे हैं कि यह कार्य हो ही गया होगा। जैसे अगला हम लोग देखेंगे, ट्रेन आ चुकी होगी। अभी जो भी वक्ता या फिर जो भी कर्ता यह बात बोल रहा होगा कि ट्रेन आ चुकी होगी, तो ये कंफर्म नहीं बोल पा रहा है या फिर इसकी पूरी जानकारी नहीं होने के कारण ये यह बोल रहा है कि अभी ट्रेन जो है आ चुकी होगी। तो यहाँ पे है जो कि एक संदेह दिखाया जा रहा है, ना कि किसी तरह का कंफर्मेशन। इसमें है जो कि यह नहीं बताया जा पा रहा है कि वाकई में ट्रेन आ गई है या फिर देखिए यहाँ पहला वाला में भी दिया हुआ है, अब तक राजेश छात्रावास पहुँच गया होगा। कहने का मतलब है राजेश हॉस्टल पहुँच गया होगा। यह जो है एक क्वेश्चन मार्क या फिर एक संदेह जताया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम देने के बाद वो अपने माता पिता से बोलता है कि मम्मी मैं जो हूँ शायद फर्स्ट क्लास आ जाऊँगा या फिर प्रथम श्रेणी का मेरा नंबर रहेगा, लेकिन वह कंफर्म नहीं बोल पाता है। वो शायद शब्द जहाँ लग गया वो उसमें है जो कि संदेह जुट गया। अगर पूरी जानकारी होती या फिर पूरे तरह से वह कंफर्म होता तो वह यह बोलता कि मैं फर्स्ट क्लास ही आऊँगा, ये तय है। खैर, अब अगला पॉइंट पे चलते हैं जो कि छठा भेद है, जिसे हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में
वक्ता की इच्छा, आशा, कामना, आशीर्वाद आदि का वर्णन हो, उसे हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर सबके कष्ट दूर करे, ये क्या है? ये एक तरह से कामना है। उसके बाद देखेंगे दूसरा क्या दिया हुआ है, नव वर्ष मंगलमय हो। ये भी क्या है? एक कामना है, एक आशा है। आशा में कहने का मतलब ये है कि कोई माता पिता अपने बच्चे से कोई उम्मीद लगाए रहते हैं या फिर किसी तरह की कोई आशा रखते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इच्छावाचक वाक्य। इसमें यह पता चलता है कि किसी वक्ता जो बोल रहा होता है उसके मन में कुछ इच्छा हो सकती है, या फिर कोई आशा होगी आपके प्रति, या फिर कोई कामना होगी, या फिर आपको एक आशीर्वाद के रूप में है जो कि आपको बताता है कि भाई आपका नव वर्ष जो है मंगलमय हो, यह एक तरह का कामना है। या फिर आप सदा खुश रहो, यह एक तरह का आशीर्वाद है। तो इस तरह का जो वाक्य आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? इच्छावाचक वाक्य। अब हमारा अगला जो पॉइंट है, अगला जो भेद है, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। कहने का मतलब है कि एक तरह से आज्ञा देना, कहने का मतलब है कि अगर आप घर में पढ़ रहे हो या फिर खेल रहे हो तो आपकी माता जी बोली कि इधर आओ, जाओ दुकान से 1 किलो आलू लेकर के आओ। तो ये क्या है? एक तरह का आज्ञा है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि अगर क्लास में टीचर है और बाहर से बच्चे टीचर को बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो जब टीचर बोलते हैं कि नहीं तुम बाहर ही रहो, या फिर हाँ ठीक है तुम आ जाओ, तो ये एक तरह का आज्ञा होता है, एक तरह का है जो कि आदेश होता है। कि अब इसमें देखेंगे कि इसका जो उदाहरण दिया हुआ है, इस पाठ को पूरे ध्यान से पढ़ो। ये क्या है? एक तरह का आज्ञा है, एक तरह का जो है आदेश है कि आप जो है इस पाठ को या फिर इस कहानी को या इस कविता को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद है तुम यहाँ से चले जाओ। ये क्या है? ये भी एक आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। तुम यहाँ से चले जाओ, कोई हमें है जो कि आज्ञा दे रहा होता है, तुम यहाँ रुको नहीं, यहाँ से तुम चले जाओ। और अगला और लास्ट भेद है जो कि विस्मया आदि वाचक वाक्य। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, विस्मय आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मया आदि वाचक वाक्य कहते हैं। विस्मय मतलब होता है दोस्तों आश्चर्य। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य करना। आप लोग कभी देखते होंगे कि किसी पिक्चर में कुछ बढ़िया सा दिखा रहा है या फिर कोई शायर कोई शायरी कर रहा होता है तो हम लोग बोलते हैं ना वाह 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 वाह। उसी तरह से जो है हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, वाह तुमने सबको खुश कर दिया, अरे यह क्या हो गया। किसी तरह से है जो कि आश्चर्य करने को, या फिर जहाँ आश्चर्य की बात आती है वहाँ पर हम लोग विस्मया आदि वाचक वाक्य कहेंगे, या फिर वह विस्मया आदि वाचक वाक्य कहलाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को यह टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वह कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें और मुझे बताएं कि आखिर कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, या फिर इस टॉपिक के किस बिंदु पर, इस टॉपिक पे किस बिंदु पर है जो कि आपको नहीं समझ में आई हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। और कमेंट करने के साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें, और यह वीडियो उन तक पहुंचाने का कष्ट करें जिसे इस टॉपिक की ज़रूरत है, और वो इस वीडियो के माध्यम से उसका यह टॉपिक जो है, यह शीर्षक जो है
रचना अर्थ के आधार पर वाक्य, इस पे जो है किसी तरह की समस्या नहीं होगी। और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी अंत में कुछ 2-4 प्रश्न हैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है और हमें कमेंट में बताना है। कमेंट में बताने के बाद मैं उनका है जो कि वीडियो में नाम लूँगा और उस वीडियो में उनका नाम लूँगा और उनके बारे में मैं बताऊंगा कि इन्होंने इस वीडियो में फर्स्ट कमेंट इस लड़का का या फिर लड़की का है जिन्होंने पहले वीडियो में उत्तर दिया है। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है जिसके माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्या है, तुम यहाँ बैठ जाओ, यह कौन सा वाक्य आएगा यह बताना है आपको कि यह जो है कौन सा वाक्य होगा। दूसरा प्रश्न है, तुम बड़े आदमी बनोगे, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है जो कि थर्ड है, बस जा चुकी होगी, बस जा चुकी होगी, इसके बारे में बताना है। उसके बाद चौथा है, तुम्हारा नाम क्या है। पांचवा प्रश्न है, मैं खाना खा रहा हूँ। छठा है, हे राम ये क्या हो गया, कौन सा वाक्य है यह बताना है। यदि तुम साथ चलते तो मैं भी चलता, इसमें भी वही सेम प्रश्न है कि कौन सा वाक्य होगा। उसके बाद है, मैं कल घूमने नहीं जाऊंगा। इस प्रश्न को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको यह पता चल पाए कि आप इसे, इस विषय को या फिर इस टॉपिक को कितने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं और कितने अच्छे से पढ़े हैं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और किसी तरह की कोई समस्या हो या फिर कुछ कहना हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी जो भी बातें हैं वो मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि मैं आप लोगों की जो भी त्रुटि है या फिर जो भी समस्याएं हैं वह इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोगों का निदान हो सके।